शाहनवाज पिछले 2.5 घंटे से लाइन में खड़ा है। वो पैदा तो इसी मुल्क में हुआ, मगर मुसलसल इंतजार ने उसे शक में डाल दिया। क्या वो वाकई इस मुल्क का शहरी है? क्या शनाख्त के हुसूल का कोई बाइज्जत तरीका नहीं? तंग आकर अब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं अंदर चले जाता हूँ। अंदर कितना टाइम लग जाएगा मुझे? अंदर तो क्यों है जी? अंदर तो क्यों है? आपको खुद एहसास हो जाएगा, अंदर जाएंगे पता चल जाएगा कितना क्यों चल रहा है। जैसे आप जा रहे हो, जैसे दूसरे जा रहे हैं, अंदर तो क्यों मौजूद है। मुझे बच्चों के लिए बेफाम बनवाना था। अब उसके चक्कर में मैं 2 से 2.5 घंटे हो गए। अभी मैं भारी लाइन में खड़ा हूँ। सारा दिन समझ लें यहाँ पे अभी निकल जाएगा। अब अंदर जाएंगे, अंदर भी यही काउंटर का हिसाब किताब है। जैसे अगर 30 काउंटर है तो 30 में से 5 काउंटर चल रहे हैं। पीछे तो हम काफ़ी चीज़ों को पेंडिंग में डाल कर आए, और आज तो इत्तेफाक से हमारी छुट्टी है। अगर छुट्टी नहीं होती तो फिर हमें छुट्टी लेकर आना पड़ता, और पता नहीं कितनी दफ़ा आना पड़ेगा यहाँ पर। सिस्टम के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस ख्वारी है, जलालत है। मेरी तरह शायद आप भी इन ऑफिसेज के सामने से गुजरते हुए सोचते होंगे कि ये लाइनें आखिर कब ख़त्म होंगी। ये शनाख्ती कार्ड्स इज्जत के साथ भी तो दिए जा सकते हैं ना। औरतों बुजुर्गों को लाइन में लगाए बगैर, पूरा दिन ज़ाया किए बगैर और सख्त धूप में सड़क पर तमाशा लगाए बगैर भी तो ये काम हो सकता है। पैसे लेकर दी जाने वाली इस सर्विस का कोई रिस्पेक्टेबल हल क्यों नहीं निकाला जाता? क्या इसकी वजह ब्यूरोक्रेसी है या बेहिसी, करप्शन है या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या शायद ये सब? मेरी वाइफ हैं, इनका मैंने स्मार्ट कार्ड बनाना है। पैसे भी मैं दूं, अपना दिन का जो दिहाड़ी है वो भी ज़ाया करूं। वाइफ मेरी खड़ी है वहाँ पर, बैठने की जगह नहीं है। ना किसी किस्म की कोई इन्होंने हमें फैसिलिटी इस तरह की दी है कि यहाँ आकर हम ईजी होकर बैठ जाएँ। यहाँ भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह लोग खड़े हुए हैं। ये उस पाकिस्तान के शहरी हैं जो इन्हें इज्जत नफ्स देने के लिए बनाया गया था। इस मुल्क का आइन भी अवाम को ताकत का सरचश्मा कहता है। यहाँ के वसाइल, कानून, हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइन भी तो ये कहता है कि अवाम इस ज़मीन पर खुदा के नायब और मुल्क के हकीकी वारिस हैं। ज़रा अपने इलाके का चक्कर तो लगा कर देखें। थाने से लेकर अस्पताल तक, नादरा से लेकर पासपोर्ट ऑफिस तक, कचहरी से लेकर सड़क तक, बेचारे लोग कभी इलाज, कभी शनाख्ती कार्ड, कभी आटा तो कभी पानी, और कभी वीआईपी सवारी गुजरने के इंतज़ार में रुसवा होते हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया के हुक्मरान अपने अवाम के लिए रास्ते आसान बनाते हैं, उनकी रुकावटें दूर करते हैं। हमारे यहाँ रास्ते मुश्किल और लंबे करके कदम कदम पर रुकावटों के तोहफे पेश किए जाते हैं। हुकूमत अवाम को कुछ दे न दे, कम से कम इन तरसे हुओं को इज्जत तो दे सकती है। इसके लिए कोई कर्जा लेने की तो ज़रूरत नहीं। लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करती, क्योंकि इस रवैये के पीछे एक हिस्ट्री है। आज हम आपको उसी कनेक्शन के बारे में बताने लगे हैं। तो आप रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम चलते हैं तक़सीम हिंद से पहले के हिंदुस्तान में। अगर आप किसी अंग्रेज अफसर के दफ्तर में काम के लिए आए हैं तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि कुर्सी सिर्फ उसे मिलेगी जिसके पास कुर्सी नशीनी का सर्टिफिकेट होगा। यानी ये सर्टिफिकेट रखने वाला ही कुर्सी पर बैठ सकता है। अब चॉइस आपकी है, खड़े रहें या चले जाएं। ये वायरस कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। जब धूप में खड़े लोगों की लंबी कतार लगी हो और काउंटर के पीछे ठंडे कमरे में बैठा शख्स जानते हुए भी देर किए जाए, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करता रहे, लेकिन अगर साहब का मेहमान पहुंचे तो फ़ौरन काम कर दे। ये कुर्सी नशीन सर्टिफिकेट असल में ये बताने के लिए था कि कौन ऊंचे दर्जे का इंडियन है और कौन निचले दर्जे का। इसी सर्टिफिकेट से गोरा साहिब इंडियंस पर अपनी बर्तरी जताते कि कहीं कोई ये ना भूले कि वो अंग्रेज़ के बराबर नहीं हो सकता। आज़ादी के बाद ये सर्टिफिकेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन सोच ना बदली। अंग्रेज़ दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में आए और 200 साल में उसे गरीब तरीन करके छोड़कर चले गए।
मलका सबा ने हुक्मरानों के बारे में बड़े पते की बात कही थी, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह नमल में कोट किया। जब इन्वेडर्स किसी इलाके पर चढ़ाई करते हैं ना, तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। अंग्रेज़ ने भी यही किया। 1770 में बंगाल शदीद कहत में पड़ा। लोग अपने औजार और अपने बच्चे तक बेचने लगे, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त भी लगान वसूल करना बंद न किया। फिर 1943 में यही बंगाल दोबारा कहत से दो चार हुआ। 40 लाख लोग मर गए, लेकिन बरतानवी वजीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने फूड सप्लाईज ब्रिटिश सोल्जर्स और यूरोप में ज़ख़ीरा करने के लिए भेज दी। बंगाल में लोगों को मरने दिया। ये दुरुस्त था कि ताजे बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, क्योंकि शायद अंधेरे में अल्लाह मियाँ भी उन पर भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान बन गया, मगर इसके बाद भी बंगालियों को हुकूक ना मिल सके। मगरिबी पाकिस्तान की एलीट ने बंगालियों की अक्सरियत से डर कर कभी 1 यूनिट फार्मूला बनाया, तो कभी उन पर उर्दू ज़बान थोपने की कोशिश की। उन्हें इक़्तिदार देने के बजाय उनके खिलाफ कुव्वत इस्तेमाल की गई और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। यही नहीं, कभी उनके कद, कभी रंग और कभी टके को तज़हीक का निशाना बनाया जाता। हम उन्हें कहते थे जी ये 2 फुट है, क्या कर लेंगे, लेकिन अब देखें उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये जो होती है कि आप किसी नस्ल को कमतर समझें, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। अभी हमने अल्लामा इब्न खुल्दून का भी मुताला किया, तो उन्होंने भी कहा कि किसी रियासत की कमज़ोरी जो होती है वो ये होती है कि जब आप आम आदमी को कमतर समझने लगें और हुक्काम जो हैं या सुल्तान वो अपने आप को बरतर समझें, तो वहीं से फिर रियासत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ अफसरों को लंबी चौड़ी तनख्वाहें और जागीरें आवाम पर भारी टैक्स लगा कर दी जाती थीं, जबकि हिंदुस्तानियों की तनख्वाहें 100 साल तक ना बढ़ाई गईं। आज भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन हर साल बढ़ाई जाती हैं, लेकिन आम मजदूर से लेकर प्राइवेट मुलाजमीन इस रिलीफ से महरूम रहते हैं। उल्टा उन पर टैक्स का बोझ डाल दिया जाता है। सब कॉन्टिनेंट में जो रेलवे निज़ाम अंग्रेज़ों का तोहफ़ा समझे जाते हैं ना, उसकी भी असलियत जान लीजिए। जो रेलवे निज़ाम बिछाया गया, उसकी बरतानवी इन्वेस्टर्स को दुगनी रकम दी गई और ये रकम आवाम के टैक्स के पैसों से अदा की गई। वो यहाँ पटरियाँ बिछाते और फिर गोरे उनके ज़रिए लूट का माल बंदरगाह से लंदन ले जाते। आज इसी तरह पाकिस्तान में महंगी शराइत और किकबैक्स पर बिजली घर लगाए जाते हैं, जो बिजली भले ना बनाए, आवाम से पैसे वसूल करते रहते हैं। वही आवाम जो आइन में इस वतन के मालिक व मुख्तार हैं। पाकिस्तान में हमको जो चीज़ विरसे में मिली है वो 3 चीज़ें विरसे में मिली हैं। एक पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, एक पाकिस्तान की फ़ौज और एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट। सिविल ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की फ़ौज जो थी, उस वक्त जो इंडियन आर्मी थी, उनको बुनियादी तौर पर ये बता दिया गया था कि आप ये 5 लाख लोग जो है ना, यही असल में सबसे अहम तरीन लोग हैं और यही हैं जो मुहब्बे वतन हैं। बाकी 30-35 करोड़ इंडियन जो हैं ये गद्दार हैं। हाँ, अलबत्ता कोई उनमें से अपने आप को मुहब्बे वतन साबित कर दे तो साबित कर दे। और उन्होंने इनको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे तैयार किया। ISCS के जो इम्तिहान होता था और जो उसकी ट्रेनिंग होती थी, उसी ट्रेनिंग को हमने यहाँ फॉलो किया। इसी तरह कैंटोनमेंट के अंदर जिस तरह की ट्रेनिंग होती थी, जिस तरह उनको बाकी सिविलियन से बिल्कुल अलहदा ट्रीट किया जाता था, बिल्कुल हमने वैसे उसी तरह उनको इससे इनहेरिट किया और हमने एक लफ्ज़ भी नहीं बदला। यही वजह है कि वो रवैया आज तक कायम है और उसी रवैये की बुनियाद पे आम आदमी जो है वो ज़लील और रुस्वा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी एलीट है उसको हमने आज तक बदलने की कोशिश ही नहीं की। ये इंडियन फिल्म भगत सिंह का एक सीन है। अंग्रेज़ एक हिंदुस्तानी को इसलिए बुरी तरह मार रहे हैं कि वो एक ऐसे सिनेमा में आ गया जहां इंडियंस और कुत्तों का दाखिला मना है। ब्रिटिश राज में अपर क्लास के लिए कई क्लब्स बनाए गए जहां वो गरीबों से दूर अपने जैसे लोगों से मिलते। अजीब बात यह है कि यहाँ कुत्तों और औरतों का दाखिला मना था। आज वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाने वाले उस वक्त औरतों को एक इस्तेमाल की चीज़ समझते थे। 47 में अंग्रेज चले गए, मगर सोच ना बदली। सिंध क्लब की मिसाल ले लीजिए। 78 बरसों में सिंध की स्पेलिंग में H ऐड नहीं हो सका।
क्योंकि वो गोरे हटा कर गए थे। इसको भी छोड़िए, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, सिंध की रानी बेनज़ीर भुट्टो को सिंध क्लब की मेंबरशिप सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि वो एक औरत थी। एंड डॉग्स एंड वुमेन्स वर नॉट अलाउड इनसाइड द क्लब। इन दिनों सड़क पर गरीब को खाना खिलाने का बड़ा रिवाज है। फलाही कंपनियां बड़े बड़े नाम से खैरात इकट्ठी करके चौराहों और पुलों के नीचे लंगर खाने चलाती हैं। खाना तो दिया जाता है लेकिन इज्जत मट्टी में मिल जाती है। क्या ये खैरात देने वाले सेठ और इदारे अपनी फैमिलीज़ को चलती रोड के किनारे गंदी फुटपाथ पर उनके साथ बिठाकर खाना खिला सकते हैं? अगर उनकी इज्जत नफ्स है तो इन गरीबों की भी है, क्योंकि बनाने वाले के नज़दीक तो सब इंसान बराबर हैं। दस्तरखानों पर गुरबा को, आम लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, मगर रोडों पर, सड़कों पर, बाज़ारों में, मार्केटों में, रोड के दाएं बाएं किनारों पर सब दुनिया के सामने उनको खाना खिलाना ये मुनासिब तरीक़ा नहीं। मदद कीजिए मगर इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रख करके। किसी गरीब को खाना खिलाना निहायत सवाब है और उसको खाना खिलाना चाहिए, मगर उसको इस तरह खाना खिलाना चाहिए कि उसकी ज़ाती अना मजरूह नहीं हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि नुमाइश के जो आपका नुमाइश का चौक है उससे बिठाने के बजाय आप उनको दफ्तर पार्क के अंदर टेंट लगाएं या कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि जो खा रहा है वो खाते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि वो उसकी ज़ाती इनाम मजरूह कर रहा है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो भूखे होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है खाने की, वो नहीं खाना खाते क्योंकि वो उनकी तशहीर होती है। सिखों के जितने गुरुद्वारे हैं उनमें तीन टाइम खाना होता है और उसका सिस्टम ये है कि जो भी गुरुद्वारे में जाएगा उसको खाना मिलेगा 3 वक्त का। ये आपको मुसलमानों को डालना चाहिए कि जो भी मस्जिद में जाएगा उसे खाना मिलेगा। ये जो आपने चौकों में लगाया ये गलत है। आप ये खाना मस्जिद के सहन में क्यों नहीं करते? मगर यहाँ तो इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है, गरीब का इससे क्या लेना देना। सस्ते आटे के लिए कतारें लगवाने वाले हुक्मरान ये जानते ही नहीं कि गरीब हर गुजरने वाली आँख का सामना कैसे करेगा, क्योंकि इस एहसास के लिए इन्हें कम से कम एक बार लाइन में ज़रूर लगना पड़ेगा। पॉलिसियाँ कितनी ही अच्छी क्यों ना हों, अगर उन पर अमल ना किया जाए तो अच्छी गवर्नेंस मुमकिन नहीं। इसकी बड़ी मिसाल हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ब्रिटिश राज से हमें इस ब्यूरोक्रेसी का ढांचा तोहफे में मिला। होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद होने वाली आवाम के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता, मगर यहाँ तो पुराना माई बाप कल्चर और भी जड़ें पकड़ता गया। ब्यूरोक्रेसी 1901 में ही जमी रही, ना खुद टस से मस हुई और ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। जो रिफॉर्म्स भी हुए तो उनका फोकस ग्रेड्स और मराद तक महदूद रहा। किसी हुकूमत ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर कभी ध्यान ना दिया। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में टैक्स जमा कराना हो या डिग्री पर ठप्पा लगाना, आवाम के नसीब में इज्जत का कोई गुजर नहीं। भाई क्या हो गया? न ये लड़का दहशतगर्द था न कोई मुजरिम, ये तो बस अपने कागजात दफ्तर खारजा स्टैंप कराने आया था। ज़रा इमेजिन करें कि अगर इस लड़के की जगह सेक्रेटरी या वज़ीर खारजा का बेटा होता तो क्या उसके साथ भी यही सलूक होता? हम भी कितने सादा हैं। वो भला आता ही क्यों, पूरा दफ्तर ही घर पहुंच जाता। ब्रिटिश राज में अंग्रेज कत्ल करके भी 6 माह बाद आज़ाद हो जाते या उन्हें 100 रुपये जुर्माना होता। यही काम अगर कोई हिंदुस्तानी करे तो उसे मौत या उम्र कैद से कम सज़ा नहीं मिलती। रेमंड डेविस हो या शाहरुख जतोई, पाकिस्तान में कत्ल करके भी जेल से रिहाई मुमकिन है, मगर गरीब इंसाफ होने तक जेल में पड़े पड़े इंतकाल कर जाता है। अब सवाल यह है कि जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान अंग्रेज़ों के निज़ाम से आज़ादी के लिए बनाया था तो हम फिर क्यों उसी में जकड़ते चले गए? इसकी एक मुख्तसर सी कहानी है। अंग्रेज़ों के दौर में ज़रई ज़मीनें वफ़ादार हिंदुस्तानियों में बांटी गईं। यहाँ वो साहब बहादुर के घोड़े पालते। ये बड़ी बड़ी जागीरें हासिल करने वाले वही चौधरी, सरदार और मखदूम हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया। उन्हें इनाम में नवाब, खान बहादुर, खान साहब, कुर्सी नशीन और सफ़ेद पोश जैसे खिताबात मिले।
इन वडेरों, जिम्मेदारों और सरदारों के घरों में आज भी कोई जूते पहनकर दाखिल नहीं हो सकता। इन्हीं खानदानों के चश्मो चिराग सिविल सर्विस में आला ओहदे तक पहुंचते हैं। बाप चौधरी बनकर और ये ब्यूरोक्रेट बनकर अवाम पर हुक्मरानी करते हैं। फिर चाहे वो छोटा सा सेक्शन ऑफिसर हो या डिप्टी कमिश्नर, कहने को तो पब्लिक सर्वेंट हैं मगर खुद को आका से कम नहीं समझते। इन्हें एकेडमी में वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था, जहां अवाम की हैसियत कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं। जब ताकत का नशा चढ़ता है ना, तो बाप की उम्र का शख्स भी बेटा दिखाई देता है। यही इन खातून के साथ हुआ। मैडम, एक और आसान हल है जो 2015 से लेकर 2018 तक हमारा मसला यहाँ से हल होता था। बेटा, उस रोज हमने डिसाइड किया था कि आपका जो डिसीजन है वो सीएम की सब्जी पे होगा। आप सब इस पे माने थे, मुत्तफिक थे। अब इस तरह नहीं करें कि अभी आपकी लिस्ट भी नहीं गई और आप लोगों ने पहले ही जो है बात तो सुने, पहले बात जाती थी। ये लिस्ट है, आप सोशल वेलफेयर के थ्रू वेरीफाई करें। बेटा, अपनी लिस्ट आप पूरी करोगे तो जाएगी ना। पूरी होगी। बेटा, अपनी लिस्ट आप पूरी करोगे तो जाएगी ना। ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए, जिनमें उन लोगों ने हिस्सा लिया जो अपनी बरादरी, अपने मजदूर और किसानों के वोटों से कामयाब हो सकते थे, जिन्हें आज आप इलेक्टेबल्स कहते हैं। इनके लिए पार्टी टिकट की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि पार्टियां उनके पास टिकट लेकर जाती हैं। जो सिविल हुकूमतें बनी पहले जुनेजो साहब की, जो ज़ियाउल हक उनकी ज़िंदगी में ही बनी, उस वक्त से पावर ट्रांसफ़र नहीं होती है, इक़्तिदार पूरा मुंतकिल नहीं होता, शेयरिंग है। सिर्फ आखिरी अगर इक़्तिदार मुंतकिल हुआ वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुआ, और वो भी मजबूरी के तहत। अब जो है, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब आए हों, बेनज़ीर आई हों या और लोग भी, अब सिर्फ शेयरिंग है, पावर शेयरिंग। उसी का एक नतीजा हम ये भी देखते हैं कि हर कॉरपोरेट इदारे में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हर यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर, क्योंकि आपके काम आसानी से हल होते हैं जब एक रिटायर्ड जनरल या ब्रिगेडियर जाता है किसी इदारे में होता है। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान पर 22 फैमिली काबिज़ हैं, यही पूरा मुल्क चला रही हैं। आज इन ख़ानदानों की तादाद 400 से 500 तक है, जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, फ़ौज, अदलिया और रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। हमारे यहाँ फंड्स की एलोकेशन की कमी नहीं है, फंड्स मौजूद हैं। अब देखें ना, ये जो हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम KPK में शुरू हुआ है, आप खुद सोचें कि वो कहाँ से फंड्स निकाले, यहीं से निकाले आपने कहा कि ये जो रिडंडेंट किस्म के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, जिनको हम इतना पैसा देते हैं और जाया जाता है, हम एक आदमी को पैसा देते हैं कार्ड पर जाके प्राइवेट मार्केट के अंदर जो अस्पताल खुले हैं, वैसे भी उसने अपने बाप को आखिर में मरने से पहले वहीं ले जाना है, यहाँ से तो मारने वाले हैं, तो वहाँ जाके इलाज कराओ। दुनिया पूरी में सिस्टम होता है। इसी सन से उन्होंने 8 साल चलाया ना, और सक्सेसफुली चलाया, उसी की बुनियाद पे वो आज तक वहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हम उन फंड्स को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, कमीशन खोरी के लिए, दवाइयों की खरीदारी में कमीशन खाते हैं, अस्पताल को बनाने में कमीशन खाते हैं। ये यहाँ किसी एहतजाज के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए आए हैं। खैमा लगाकर हफ्तों यहीं पड़े रहते हैं और अस्पताल में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इस खैमे में रहते हुए भी ये दूध, बिस्किट, पानी बल्कि हर शय पर टैक्स देते हैं। रियासत इनसे टैक्स लेती तो है, बदले में देती कुछ नहीं। आज़ादी किस चीज़ का आज़ादी है? आज़ादी तो हम लोगों को थोड़ी मिल रहा है। आज़ादी तो उन लोगों का है जिसका इलाज होता है, जिसको पूछ रहा है। अभी कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पास ना पुलिस है, न कोई पाओ जाए, तुम्हारा क्या हालात है, क्या वजह है, क्यों इधर परेशान बैठा हुआ है? हमारे को पुलिस के हाथ में मारा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करें हम लोग? हम तो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों का कोई हैसियत भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर लोगों का हैसियत है और सरकारी लोगों का हैसियत। अभी हमारे नहीं, सबको ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरजेंसी पे जाओ, बोलते हमारा काम नहीं है, पर्ची बनाओ। यार हम कैसा पर्ची बनाए, हम तो मर रहे हैं। ये कैसी आज़ादी है कि जिसमें एक आम आदमी कैद है, जिस पर गोरे के निज़ाम की छाप लगी है? ये कैसा आज़ाद मुल्क है जो कुर्सी नशीनों में घिरा है, जहाँ एक आम आदमी अपने हक़ के लिए धक्के खाता है? पाकिस्तान का स्लोगन रोटी, कपड़ा और मकान नहीं था। ये सब देना तो ऊपर वाले का काम है।
वैसे भी कोई इंसान किसी दूसरे को भला दे भी क्या सकता है। मुआशी रिलीफ तो बहुत बात की बात है। अवाम पहले बेइज्जती में तो रिलीफ हासिल कर लें, और इसमें न तो अमेरिका रुकावट है ना IMF। अवाम को इज्जत देने से न यहूद ने रोका है न हुनूद ने। नवाज शरीफ कहते हैं हुकूमत में आए तो सड़कें देंगे। इमरान खान ने कहा लाखों घर देंगे। बिलावल भुट्टो ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया। आप कुछ ना दें, एक पाकिस्तानी को इज्जत दे दें बस।